हेलो बच्चों, अविदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 विद्युत धारा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है और इसमें हम 2023 में आए हुए उन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न आपके 2023 के सेट नंबर 1 में पूछा गया है। देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है ओमीय और अनओमीय? ओमीय परिपथ का मतलब होता है ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें ओम के नियम का जो ओम के नियम का पालन करता हो उसको ओमीय कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम अनओमीय कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ओमीय प्रतिरोध क्या है या फिर अनओमीय प्रतिरोध क्या है? तो देखो, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान सभी विभवांतर और धारा के लिए समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसा प्रतिरोध जिसके सभी मान के लिए मतलब सभी V के सभी मान के लिए समान नहीं रहता उसको हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। ओमीय प्रतिरोध विभवांतर तथा धारा के सभी मानों के लिए समान होता है। तथा ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करता है। ठीक। अनओमीय प्रतिरोध विभवांतर तथा धारा के सभी मानों के लिए समान नहीं होता है। तथा यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, बहुत आसान था। मतलब ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय कह दो, और ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन ना करे उसको अनओमीय कह दो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कॉपर वायर या कॉपर तार, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पीएन संधि डायोड या कोई भी अर्धचालक युक्ति। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। देखो, कभी भी जब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं, मान लो यहां हमने वोल्टेज लिया और यहां हमने धारा लिया, तो जब वो ओम के नियम का पालन करेगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन आता है।
लेकिन अगर वो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, मींस अनओमीय परिपथ के लिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा कर्व्ड आएगा, मतलब सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, वक्र आएगा, कर्व्ड आएगा। अब जैसे किसी भी क्षण, अगर आप किसी भी क्षण यहां पर क्या निकाल, टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और आपने यहां का एंगल फाइंड कर लिया थीटा, तो इसी को हम कहते हैं, देखो आर, अगर हम यहां डिफाइन करें गत्यात्मक प्रतिरोध को, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या हो सकता है, मान लेते हैं इसको हम आर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर मीन्स रेजिस्टेंस, डी मीन्स डायनेमिक, मीन्स गत्यात्मक प्रतिरोध। तो ये होता है किसके बराबर, डीवी अपॉन डी आई के। किसके बराबर होता है, डीवी अपॉन डी आई, जहां आप इसको बोल सकते हो कि विभवांतर के परिवर्तन की धारा दर ना, धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष विभवांतर की परिवर्तन की दर को प्रतिरोध कहते हैं। यही हो गया गत्यात्मक प्रतिरोध का डेफिनेशन, फॉर्मूला ये हो गया। आप यहां लिख सकते हो कि धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष विभवांतर परिवर्तन की दर को, विभवांतर परिवर्तन की दर को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 के सेट नंबर 1 में पूछा गया है। तो आओ देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। देखो आपसे कह रहे हैं कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान, मींस मान लो ये हम बात कर रहे हैं तार ए और इधर हम बात कर रहे हैं तार बी, ठीक। तो सबसे पहले यहां एक ही पदार्थ है, पदार्थ सेम है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि रो ए बराबर रो और रो बी बराबर भी रो, मतलब दोनों की जो प्रतिरोधकता है, यानी दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि भैया एक ही पदार्थ से बने हैं। अच्छा, दोनों का घनत्व भी सेम होगा, मान लेते हैं डी ए बराबर डी और इधर हमने डी बी बराबर भी क्या मान लिया, डी। डेंसिटी मींस घनत्व, एक ही पदार्थ का है तो घनत्व भी सेम होगा। अच्छा, साथ में क्या दिया है, समान द्रव्यमान, मतलब हम ये मान लेते हैं कि एम ए बराबर एम है और एम बी बराबर भी एम ही है, दोनों के द्रव्यमान भी सेम है। अच्छा, और क्या दिया है, तार ए तथा तार बी के लिए, अच्छा दो तार ए बी लिए जाते हैं, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। तो इसका मतलब अगर हम तार बी का व्यास, व्यास को हम किससे लिखें, डेंसिटी को तो हमने डी से लिख दिया है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर व्यास आधा है तो क्या त्रिज्या आधी नहीं होगी, सोचकर बताओ भाई। यहां क्या लिखा है, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, इसका मतलब तार ए की त्रिज्या भी तार बी के त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो मान लेते हैं तार बी की त्रिज्या आर बी बराबर एक्स मान लिया हमने, तो यहां से आर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो तार ए का व्यास यानी तार ए की त्रिज्या भी आप बोल सकते हो, बी के त्रिज्या की आधी, बी की त्रिज्या एक्स माने हो तो इसकी क्या हो जाएगी, एक्स बाई 2, आधा हो गया। क्या निकालना है, अच्छा यहां आर ए आपको दिया है, तार ए का प्रतिरोध आपको दिया है 24 ओम, क्या निकालने को बताया जा रहा है कि तार बी का प्रतिरोध क्या होगा, यही आपका प्रश्न है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बताओ आयतन बराबर क्या होता है,
या फिर आप बताओ द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा, तो दोनों का द्रव्यमान क्या है भैया? बराबर है। यहां आपको साफ साफ पता है कि ma किसके बराबर है? mb के। ठीक, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बताइए सब लोग, द्रव्यमान ma द्रव्यमान mb के बराबर है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। अच्छा बताओ, तार का शेप कैसा होता है? तार की जो ज्यामिति होती है वो बेलनाकार होती है, और बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, तो यहां हमें मानना पड़ेगा, चलो तार की लंबाई मान लेते हैं, तार की लंबाई एल ए है, तार ए की लंबाई हम मान लेते हैं, तार ए की लंबाई हमने क्या मान ली? एल ए, और इधर तार बी की लंबाई हम क्या मान लें? एल बी। चलो इतना हमने मान लिया। तो यहां से हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कौन सा लेंगे? आर ए का स्क्वायर लेंगे, और एच की जगह हो जाएगा एल ए इंटू घनत्व है, घनत्व हो जाएगा रो ए। अच्छा, घनत्व है डी ए, डी ए बराबर, अगर हम दूसरे तार बी का द्रव्यमान निकालेंगे तो वहां हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व, वहां भी हो जाएगा, यानी पाई आर बी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एल बी, और यहां हो जाएगा डी बी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर ए का मान हमें पता है एक्स बाई टू है, यहां हो जाएगा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एल ए इंटू डी ए की जगह डी है, और इधर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल बी इंटू ये हो जाएगा डी, डी से डी कैंसिल, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर, और यहां हो जाएगा इंटू एल ए बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एल बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अगर मैं आपसे कहूं तो यहां आया, अगर हम एल बी को इधर ले आए तो यहां से हो जाएगा एल ए अपॉन एल बी इक्वल, ये फोर वहां गुणे में चला जाएगा, फोर अपॉन वन, ये हो जाएगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है भाई, इसकी त्रिज्या आधी है तो लंबाई ज्यादा ही होगी उसकी। ठीक, तो हमने अनुपात पहले ज्ञात कर लिया, तार ए और तार बी की लंबाई का अनुपात हमने निकाल लिया। इसके बाद आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। अच्छा, तो यहां से देखो लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, एरिया है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट कैसा दिखता है? सर्कुलर, वृत्तीय। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझो, क्या यहां रो दोनों का अलग अलग है? नहीं, दोनों के लिए प्रतिरोधकता सेम है। तो इसका मतलब, और पाई तो कांस्टेंट है, ये है, तो आर प्रोपोर्शनल टू यहां से लिख सकते हो एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू, ध्यान से समझो, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, मींस ए के सामने ए आएगा, लंबाई अनुक्रमानुपाती है, तो ए के सामने ए यानी एल ए अपॉन एल बी, और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मींस ए के सामने बी आएगा, तो यहां लिख देंगे आर बी अपॉन आर ए, और इस पर लग जाएगा होल स्क्वायर। जरा मान रखते हैं, तो आर ए का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 24 ओम, यहां हो जाएगा 24 बटे आर बी, हम कैलकुलेट करेंगे, एल ए बटा एल बी हमारे पास आ चुका है 4 बटा 1। ठीक, और इधर आर बी का मान हमें पता है कितना है? एक्स है, और बट्टे में ये हो जाएगा आर ए हमारे पास है एक्स बाई टू, और इस पर लगा है होल स्क्वायर। ध्यान से देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल, और ये दो डिवाइड का डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 24 बटे आर बी बराबर 4 बटे 1, और ये दो ऊपर चला जाएगा, 2 बटे 1 का होल स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। जी सर, दिखाई दे रहा है।
तो फिर यहां हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हो जाएगा 24/RB बराबर 4/1, और यहां देखो 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो इसको गुणा करेंगे 4 चौके 16/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से हो जाएगा 16RB बराबर 24, RB बराबर 24/16, तो भाग करेंगे 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, यानी तार बी का प्रतिरोध कितना मिला, 1.5 ओम। नोट करें, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, एक बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की चालकता घट जाती है, धातु की चालकता घट जाती है, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2023 के सेट नंबर 2 में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब यहां इस क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जिसको प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका कॉन्सेप्ट पता हो। क्या पता हो, जिसको ये पता हो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, अल्फा, या फिर जिसको पता हो कि इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत के आधार पर अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है तभी कर पाएंगे। तो आओ इसको समझाता हूं। तो सबको याद रखना है, जो चालक होते हैं ना, चालक चालक जैसे धातुएं होती हैं, जितनी धातुएं, उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, समझ लीजिए, प्रतिरोध ताप गुणांक जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ये पॉजिटिव होता है। इसको भी याद रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। जितने भी चालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर से सुनो, ताप बढ़ाने पर जो चालक होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ गए? क्योंकि जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है, जो संघट्य हो रहा है, वो बढ़ जाएगा, और संघट्य बढ़ने से क्या होगा, टक्कर जल्दी जल्दी होगी, श्रांति काल का मान कम होगा, श्रांति काल का मान कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप याद रख लो, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा, अर्धचालक, जितने भी अर्धचालक हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम ना, इनका जो अल्फा है वो ऋणात्मक होता है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से धारा का चालन आसानी से हो जाता है। तो कुछ समझ में आया? चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने का मतलब चालकता घट जाएगी। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसमें धातु की चालकता घट रही है। अच्छा, यहां दोनों की लिखा, दोनों तो ऑप्शन गलत है, चालकता बढ़ नहीं सकती, प्रतिरोध की चालकता कम हो जाएगी, अर्धचालक की बढ़ जाएगी, ऑप्शन गलत है। यहां लिखा है धातु की चालकता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, धातु की चालकता घटेगी, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक, नोट कर लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। देखो एमीटर यहां कनेक्टेड है, ठीक, तो इसका मतलब इस परिपथ में जो धारा बह रही है उसको हमें ज्ञात करना है। एमीटर क्या मेजर करता है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा ज्ञात करनी है। अच्छा, ये प्रश्न आपके 2023 के सेट नंबर 2 में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको कठिन जरूर लग रहा है, बट कठिन नहीं है। अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था, याद है व्हीटस्टोन सेतु, उसमें आपने देखा था
4 प्रतिरोध जुड़े होते थे ना, और बीच में एक और प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध जुड़े होते थे। अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, इस चित्र को ध्यान से समझो, अगर मैं केवल इतने पार्ट को कहूं, देखो 1 2 3 4 और ये बीच में, ये आपको व्हीटस्टोन सेतु ही नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको PQRS, P बटा Q बराबर R बटा S नजर आ रहा होगा, यानी संतुलित भी नजर आ रहा होगा। और अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, नोटिस करो, ध्यान से देखो, तो ये PQRS, P बटा Q बराबर R बटा S, ये भी आपको बैलेंस नजर आ रहा होगा। कहने का मतलब ये जो दिया गया परिपथ है, ये व्हीटस्टोन सेतु का एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन, यानी विस्तृत रूप है। व्हीटस्टोन सेतु ही है, लेकिन उसमें कई व्हीटस्टोन सेतु ऐड हो गए हैं। तो मैं यहां इसे ही बात लिखने वाला हूं, दिया गया परिपथ व्हीटस्टोन सेतु का विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि देखो P बटा Q बराबर R बटा S, यानी बैलेंस भी है, संतुलित भी है। संतुलित होता था तो विकर्ण में लगा प्रतिरोध प्रभावहीन होता था, याद आया? A और C के बीच लगा प्रतिरोध प्रभावहीन होता था, याद आ रहा है कि सब भूल गए? बोलो, तैयारी अच्छे से करते रहें, सारे चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ डालें, समय बिल्कुल भी नहीं है, गंवाएं नहीं, ठीक है? एग्जाम बहुत करीब है, तो ढंग से पढ़ें। यहां मैं आपसे बोल सकता हूं कि व्हीटस्टोन सेतु कैसा है? व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है, ठीक है? और जब ये सिचुएशन होती है तो विकर्ण में लगा प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता है, मतलब इस 10 ओम का कोई महत्व नहीं है, इस 10 ओम का कोई महत्व नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हैं, अर्थात दोनों 10 ओम का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? इनका कोई महत्व नहीं है। तो अब आप समझो आराम से, कुल मिला के ये 20 20 20 श्रेणी क्रम, इधर ये 20 20 20 श्रेणी क्रम, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ लो। तो अब आप परिपथ का जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे, चलो हम निकाल देते हैं। तो हम आपसे यहाँ A इसको बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम D। तो ध्यान से देखो, यहाँ RAB जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो A और B के बीच में जुड़े सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट जोड़ते हैं, यानी 20 + 20 + 20, आंसर इज 60 ओम। और ऐसे ही RCD आप देख लो, C से D, ये भी तीनों श्रेणी क्रम में है, तो ये भी डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 20 + 20 + 20, आंसर इज 60 ओम। फिर ये दोनों कौन से क्रम में आपस में समांतर है? तो आप 1/R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 1/RAB + 1/RCD। समांतर क्रम में 1 करके सॉल्व करते हैं, तो 1/60 + 1/60, 2/60, सॉल्व करेंगे तो 1/30। और इसको अगर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 30/1, यानी 30 ओम। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया है? 30 ओम आया है। अब यहां से करंट निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हो विद्युत धारा I बराबर, क्या होता है फॉर्मूला? V/R, R की जगह R इक्विवेलेंट, तो I बराबर V की जगह क्या है? 60 है, अपॉन R की जगह 30 है। सॉल्व करोगे यहां 2 आएगा, यानी कि I बराबर क्या हो गया? 2 एम्पियर। यही आंसर है। इतनी ही धारा एमीटर मेजर करेगा, ठीक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कर लें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2 और आंतरिक प्रतिरोध होगा R1 माइनस R2। तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2। तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 के बराबर E2 के, परंतु R जो है वो R1 से छोटा है और R जो है R2 से भी छोटा है। और लास्ट ऑप्शन है तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर है E1 के बराबर है E2 के, परंतु R बड़ा है R1 से और R बड़ा है R2 से भी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसको करने के लिए पहले तो हमें सेलो का संयोजन आना चाहिए। सेलो का संयोजन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। श्रेणी क्रम में क्या आंसर था बताओ, किसी को याद है? श्रेणी क्रम का आंसर किसी को याद है? तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर क्या लेते थे? E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था? याद है? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और R इक्विवेलेंट क्या होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। समांतर क्रम का तुल्य याद है? समांतर क्रम में E इक्विवेलेंट कैसे आता था? बोलो, याद है? तो वहां होता था E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। याद आया? बोलो, पढ़ते रहो भाई। देखो, समांतर क्रम में जुड़े सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 पूरे का बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अच्छा, यहां आपको साफ साफ दिया है कि E1 E2 के बराबर है, R1 R2 के, तो हम क्या करते हैं E2 की जगह E1 लिख देते हैं। E1 बटे R1 को ऐसे ही लिखो, E2 की जगह भी E1 लिख दो, R2 की जगह R1 लिख लो, बट्टे में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो, तो ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2E1 बटे R1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन यानी 2 अपॉन R1। ध्यान से देखो, तो R1 से R1 कैंसिल, 2 से 2, आंसर आया E1। तो ध्यान से देखो, E किसके बराबर आ रहा है? E1 के, और E1 भी किसके बराबर है? E2 के। यानी आप लिख सकते हो E बराबर है किसके? E1 बराबर E2 के। बोलो, यहां तक समझ में आया? फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट का E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 पूरे का अपॉन बटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है। उसमें हमने क्या किया? हमने E2 की जगह E1 लिख दिया, R2 की जगह R1, तो हमें आंसर क्या मिला? E1। E किसके बराबर आया? यानी तुल्य विद्युत वाहक बल किसके बराबर आया? E1 के, और E1 ही किसके बराबर है? E2 के। तो अब आप इसको देखकर ये तो अनुमान लगा सकते हो, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें E1 माइनस E2 और उसमें E1 प्लस E2 है। तो ऑप्शन 3 या 4 इनमें से कोई एक सही हो सकता है। अब ये वाला कंडीशन कैसे समझे? तो देखो, समांतर क्रम में जुड़े सेलों का जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये होता है। समझ में आई बात? अच्छा, यहां से अगर हम R1 को क्या करें, R2 की जगह हम R1 लिख दें, तो 1 अपॉन R इक्वल हो जाएगा किसके? तो यहां से हो जाएगा 2 बाई R1 के, और यहां से R बराबर हम लिख सकते हैं R बाई 2। क्या आया? R बराबर यहां से R1 बाई 2। अब ध्यान से समझो, R1 बटा 2 यानी R कहीं ना कहीं क्या है? बोलो ध्यान से, ये R जो है वो किससे बड़ा है? बोलो, कोई बता सकता है? यहां दिमाग लगाओ। R की वैल्यू क्या आ रही है? R1 बाई 2 आ रही है। तो इसका मतलब जो R है वो 100% R1 से कुछ कम होगा। देखो, R इक्वल टू R1 नहीं आ रहा है, R1 बाई 2 मीन्स R1 में कुछ डिवाइड हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि R इक्वल टू क्या है? R1 का आधा आया। R1 बटा 2 का मतलब R1 का आधा। इसका मतलब R का मान R1 से कम होगा ना, R1 का आधा R1 से कम। तो आप यहां से लिख सकते हो R
कम होगा R1 से, और R1 की जगह क्या लिख सकते हो, R2 भी, यानी R2 से भी क्या होगा, कम। तो ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से यहां दिख रहा है, R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। नोट कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके 2023 के सेट नंबर 3 में पूछा गया है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, जिसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 नियम की आवश्यकता होती है, किरचॉफ का संधि का नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये दोनों नियम अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप नोट्स खोलो और वहां पर उसको रिवाइज कर लो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, किरचॉफ का जो धारा नियम है वो ये कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब आपके पास अगर कोई संधि है तो वहां पर जितनी भी धारा मिलेंगी उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। और जो धारा संधि की तरफ जाएगी उसको प्लस में लेते हैं, जो दूर जाते हैं उसको माइनस में लेते हैं। ठीक, वोल्टेज नियम क्या कहता है, किसी भी लूप के अंदर जो कुल विभवांतर होता है, मींस अगर जहां से हम चले वहीं घूमकर पहुंच जाए तो टोटल विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। और इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर कभी भी हम परिपथ में धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो माइनस में लेते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं तो प्लस में लेते हैं। अगर हम सेल के प्लस से माइनस गए तो माइनस लेंगे, माइनस से प्लस गए तो प्लस लेंगे। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, आप उसमें आराम से समझ जाएंगे। तो चलो, तो पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप क्या करो, जितने भी सेल हैं उनसे करंट निकाल के देखो। तो देखो, अगर यहां से हम प्लस से करंट निकालेंगे तो करंट ऐसे घूम के जाएगा और यहां 2 भागों में बटेगा। फिर ये क्या करेगा, ये भी अपना करंट यहां भेजेगा, ये भी करंट 2 भागों में बटेगा। अब इस बात को समझने का प्रयास करना, यहां से करंट आया, इधर बटा और इधर भी बटा। अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो रही है, हमारे पास समस्या इस बात की है कि अगर करंट यहां बटा और करंट, इसका करंट इसमें आया तो इसका करंट भी इसमें आ रहा है, तो एक ही तार में 2 अलग अलग दिशा में करंट फ्लो हो रही, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि चलो जो बड़ी वाली बैटरी है उससे हम धारा निकाल लेते हैं। तो बड़ी बैटरी 4.5 है, तो मान लेते हैं 4.5 से हम धारा निकाल कर देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां से आई करंट आगे बढ़ा, ये आई करंट यहां पर टूट गया, यहां पर इसके 2 भाग हो गए, एक यहां, इसमें मान लेते हैं I1 करंट गया, इसमें मान लेते हैं अब आप बताओ इसमें कितना करंट जाएगा। अगर हमने यहां पर I1 करंट इमेजिन कर लिया यहां पर, तो बचा हुआ करंट यहीं से तो जाएगा। पहले यहां से शुरू में कितनी धारा जा रही थी, शुरू में बैटरी से I धारा गई, I में से I1 यहां चला गया, तो यहां बचा कितना, I माइनस I1। ये धारा 6 ओम में से होकर आगे बढ़ी, फिर यहां पहुंची, दोनों धारा यहां से फिर से मिल जाएंगी, तो I1 और I माइनस I1 जब जुड़ेंगे तो यहां फिर से क्या बन जाएगा, I और यहां से I। ठीक, इस तरह से हमने करंट को बांट लिया। इसके बाद हमारे पास यहां 2 लूप हैं, ये हमारा है फर्स्ट लूप और ये हमारा है सेकंड लूप। चलो इसका कुछ नामकरण कर दें, तो मान लेते हैं ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, F G H, हमने ये नाम लिख दिया। तो सबसे पहले हम लूप उठा लेते हैं, कहां लिखा जाए, यहां लिखता हूं, लूप C, यहां से चलते हैं, B C D E, और फिर से कहां रहे, B पर, जहां से चले वहीं। तो जैसे मान लो अगर हम यहां से चलते हैं तो यहां से आगे, मतलब B से आगे बढ़े तो यहां कोई अवयव नहीं, तो यहां कोई विभवांतर नहीं होगा। C से आगे बढ़े, जैसे हम C से D की तरफ चल रहे हैं तो हम धारा के विपरीत चल रहे हैं। ध्यान से देखो, करंट जो है वो इधर आ रही है और हम चल रहे हैं C से D ना। देखो C से D, हमेशा जो लूप चुनते हैं उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां C से D चल रहे हैं, करंट आ रहा है उसका उल्टा, तो जब भी हम धारा के विपरीत चलेंगे प्लस लेंगे, तो यहां पर आएगा I1 इंटू 10, I1 इंटू 10। भाई किसी भी प्रतिरोध में विभवांतर क्या होता है, I इंटू R।
ठीक है। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस का मतलब माइनस का साइन आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम जब यहाँ आए कोई अवयव नहीं है, फिर यहाँ कोई अवयव नहीं, फिर यहाँ जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जैसे ही हम ई से बी की तरफ चल रहे हैं हम धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा की दिशा माइनस लेते हैं, कितना हो जाएगा आई माइनस i1 गुणे 6, तो यहां मैं 6 लिख लगा। फिर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, क्या आगे आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहां से क्या लिख सकते हैं 10i1 मल्टीप्लाई होके -3, फिर ये हो जाएगा -6i, फिर ये माइनस माइनस प्लस 6i1 बराबर 0। ठीक, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो ये 10i1 है और ये 6i1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16i1 और ये रहेगा 6i और ये -3 को अगर हम उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बोलो। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अगला हम कौन सा लूप चुनेंगे? तो मान लो हम अगला लूप चुनते हैं यहां पर, लूप ए बी ई जी एच ए, ये हमने लूप चुना। ए से बी चलने पर हम धारा की विपरीत दिशा में है तो यहां हो जाएगा 3 इंटू आई। ठीक है, यहां हो जाएगा 3 इंटू आई। फिर यहां चल रहे हैं तो अभी भी विपरीत चल रहे हैं तो प्लस ही होगा 6 इंटू आई माइनस i1। फिर यहां से फिर से हम धारा के विपरीत है बट यहां कोई अवयव नहीं है, छोड़ दो। फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा कितना 4.5। फिर जहां से चले वहां पहुंच गए तो आंसर हो जाएगा 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3i प्लस 6i माइनस 6i1 माइनस 4.5 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9i माइनस 6i1 बराबर उधर जाके ये 4.5 प्लस में हो जाएगा। कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ, यहाँ 3 कॉमन हो सकता है तो इधर हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया, 3i माइनस 2i1 और यहां सॉरी हाँ यहाँ 3 कॉमन ले लिया, इधर आया 4.5। इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया, ये 1.5 आ गया, यानी 3i माइनस 2i1 इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, इसको हम नोट कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है? समीकरण 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, यानी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां देखो -6i है और यहां 3i प्लस में है, तो क्या करें समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 1 से जोड़ देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर देखो क्या आता है, इधर 2 3 6i हो जाएगा, 2 दूना 4 i1 बराबर 3 हो जाएगा। और इधर क्या है -6i, देखो पहले हम 6i मतलब i वाला लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा -6i और ये प्लस 16i1 और उधर क्या है 3 है, जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 गया 12 i1, इधर से आया 3 3 6, i1 बराबर 6/12 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो 10 ओम में पूछ रहा था, 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, आपको साफ साफ दिख रहा है 10 ओम में हमने कितनी धारा भेजी i1, तो अर्थात आंसर आपने निकाल लिया, इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं। अर्थात 10 ओम में प्रवाहित धारा कितनी बताओ? 0.5 एम्पियर है। नोट करें सभी लोग। ठीक, तो
बहुत अच्छे से संधि का नियम, लूप का नियम ये अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस 100% है। ठीक है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें संधारित्र के साथ साथ प्रतिरोध भी है, तो उसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र दोनों हो, तो हमेशा याद रखना संधारित्र जो है बहुत ही कम समय में फुल चार्ज हो जाता है, मींस पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। और जब भी कोई संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, तो जिस भुजा में वो लगा है, जिस तार में वो लगा है संधारित्र, उस तार में धारा प्रवाह रुक जाता है। तो आओ यहां समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं करंट यहां से निकला, करंट यहां पहुंचा, और करंट यहां बटा होगा, संधारित्र में गया होगा, चार्ज उसको किया होगा, बट ये सभी काम बहुत ही कम समय में, नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। कुल मिलाकर जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, ये संधारित्र जो 6 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड है, 4 माइक्रोफैरड, ये फुली चार्ज हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाते हैं। और एक बार ये संधारित्र जब पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएंगे, तो इन भुजाओं में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब जितनी धारा यहां से चली, वो पूरी की पूरी कहां से फ्लो हो जाएगी, वो पूरी की पूरी धारा 10 ओम में प्रवाहित हो जाएगी। तो आपसे अगर मैं पूछूं R बराबर इस परिपथ के लिए क्या है, 10 ओम है, V बराबर क्या है, 20 वोल्ट है। तो अगर मैं पूछूं I बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे V अपॉन R। तो 20/10 2 एम्पियर। कुल मिला के परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो गई, I बराबर 2 एम्पियर हो गई। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं अब हमें क्या निकालना है, संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है। तो संधारित्र पर संचित आवेश कैसे आएगा, Q बराबर C इंटू V, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q बराबर C इंटू V। तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी तरीके से 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का विभवांतर ज्ञात कर लें, इधर 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड का विभवांतर ज्ञात कर लें, तो इन पर आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड कैसे हैं, ये आप कहेंगे श्रेणी क्रम में है। इधर ये 12 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो कहने का मतलब 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पर बराबर आवेश आएंगे। आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्रा समान होती है, मतलब 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड वाले पर समान आवेश आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम C1 बोल देते हैं, इसको हम C2 बोल देते हैं, इसको हम C3 बोल देते हैं, इसको हम C4, यानी इस पर संचित आवेश Q1 हो जाएगा, इस पर Q2 हो जाएगा, इस पर Q3 और इस पर Q4। अच्छा, तो एक बात बताओ, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B पॉइंट। मान लो A पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, तो यहां का पोटेंशियल हमने VA मान लिया। फिर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस का साइन, किरचॉफ वोल्टेज नियम लगा रहे हैं हम लोग। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो -10 गुणे I। फिर हम कहां पहुंच गए, V पर, तो बराबर VB, यहीं रुक गए। यहां से VA और VB को यहां ले आएंगे, तो -VB बराबर उधर जाएगा, तो ये 10I। VA माइनस VB को हम विभवांतर बोल सकते हैं, A और B के बीच का। ये कितना आया, 10 गुणे I कितना है, 2 एम्पियर, 10 दूना 20 वोल्ट। इसका मतलब A से B का विभवांतर हमें कितना मिल चुका है, 20 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां बताएंगे कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का तुल्य कैसे निकालते हैं संधारित्र के लिए, तो 1 करके, तो 1/C डैश बोल दिया, तो 1/C1 प्लस 1/C2 कितना हो जाएगा, 1/C1 की जगह आएगा 6, C2 की जगह 3, यहां से हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू एलसीएम लेंगे 6, यहां हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 2 1 जा 2, 3/6 सॉल्व करेंगे तो 1/2। C डैश कितने के इक्वल आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो ये C1 व C2 की तुल्य धारिता है। जो कि C1 C2
श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर संचित आवेश की मात्रा बराबर होती है। तो आप यहां बोल सकते हो C1 व C2 पर संचित आवेश की मात्रा, और इसको हम Q1 बराबर Q2 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़ेंगे सब पर समान आवेश आएगा, और इन दोनों का तुल्य क्या है? C डैश है, तो यहां हो जाएगा C डैश इंटू VAB हो जाएगा। VAB क्यों ले रहे हैं? क्योंकि C1 और C2 किसके बीच जुड़े हैं? A और B के। तो बस यहां पर मान रखो C डैश का मान कितना है? 2 गुणे 10 की घात -6 माइक्रो का मतलब, और VAB कितना है? 20 आया है, 20। तो 20 दूना 40, यानी Q1 बराबर Q2 कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, और 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो माइक्रो कूलाम। ये आपने आंसर निकाल लिया, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश की मात्रा। इसी प्रकार आप यहां क्या बोल सकते हो कि C3 C4 श्रेणी क्रम में है, C3 व C4 श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य क्या होगा? 1/C डबल डैश बोल दो, ये हो जाएगा 1/C3 प्लस 1/C4, वैल्यू रखेंगे तो 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम होगा 12, ये आएगा 1 प्लस 3, 4/12, कैंसिल करेंगे तो 1/3। तो यहां से C डबल डैश क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। तो क्या हो जाएगा? C3 व C4 पर संचित आवेश की मात्रा, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में दोनों पर बराबर होंगे, तो हमने कहा Q3 बराबर Q4, और यहां C डबल डैश इंटू VAB। यहां पर भी हम VAB ले रहे हैं क्योंकि ये भी A और B के बीच में ही जुड़ा है। तो C डबल डैश आया है 3 माइक्रो, तो 3 गुणे 10 की घात -6 लिख देते हैं, इंटू वोल्टेज है 20, 20 3 60, यानी Q3 बराबर Q4 क्या आ गया? 60, और 10 की घात -6 को माइक्रो लिख सकते हैं 60 माइक्रो कूलाम। तो ये आंसर है, हमने प्राप्त कर लिया है कि C1 व C2 यानी 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड पर 40 माइक्रो कूलाम है, और इन पर 60 माइक्रो कूलाम आवेश स्टोर हो गए हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 2023 के सेट नंबर 4 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, इस तरह से। इसको कहां जोड़ा गया है? इसको एक बाह्य प्रतिरोध द्वारा जोड़ दिया गया। तो मान लेते हैं ये R बराबर कितना है? 2.9 ओम। यहां पर स्मॉल r बराबर है 0.1 ओम, और यहां पर विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है? 1.5 वोल्ट है। तो अगर यहां परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी हो, परिपथ में प्रवाहित धारा, तो इसका फॉर्मूला होगा I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल E कितना है? 1.5, मतलब विद्युत वाहक बल। कैपिटल R है 2.9 प्लस 0.1, सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 3.0। तो यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे 15 अपॉन 30, यानी आंसर इज 0.5 एम्पियर। ये आ गया। फिर आपसे क्या पूछा? सेलों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। सेलों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो भैया इसका फॉर्मूला सबको बताया है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस IR। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, E बराबर V प्लस IR पढ़ा है। यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस IR। यहां पर V क्या है? V को हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। याद हो अगर आपने पढ़ा हुआ है, यहां V क्या है? यहां है V टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल का मतलब सेल के सिरों का। याद आया कुछ? बोलो, V क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। E की जगह आएगा 1.5, I की जगह 0.5, R की जगह 0.1,
यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.50 माइनस 0.05, आंसर इज हो जाएगा 1.45 वोल्ट। यही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर nR2 तो n का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? यह प्रश्न 2023 के सेट नंबर 5 में पूछा गया है। तो मान लो, माना प्रतिरोधकों का प्रतिरोध R है, तीनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या है? R। तो इनको अगर श्रेणी क्रम में रखेंगे तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध और श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 बोला गया है, तो क्या होगा? R प्लस R प्लस R, आंसर इज 3R। ये R1 की वैल्यू हो गई। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो बोलो क्या होगा? ये R2 है, तो समांतर क्रम का तुल्य 1/R2 सॉल्व होता है, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, आंसर इज 3/R। यहां से R2 इक्वल टू हो जाएगा R/3। अब क्या दिया है आपको प्रश्न में? क्या दिया था? R1 बराबर nR2, तो R1 की जगह आप क्या लिखोगे? 3R, R2 की जगह R/3, R से R कैंसिल, यहां 3 त्रिक 9, यानी n बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नोट कर ले, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2023 के सेट नंबर 5 में आ चुका है। तो देखो, तार का जो पुराना प्रतिरोध है, मान लेते हैं R की वैल्यू आपको कितना दिया है? 2 ओम दिया है, और तार की त्रिज्या खींच करके आधी कर दी जाती है। तो जो पहले त्रिज्या है मान लेते हैं वो है R1 बराबर R मान लेता हूं मैं, और जो नई त्रिज्या है R2 बराबर क्या है? आधी कर दी जा रही है, मींस R/2 मान लेते हैं। जो पहली लंबाई है L1 उसको L मान लिया, ठीक है, और नई लंबाई L2 हमें नहीं पता है, चलो चेक कर लेंगे। एक बात बताओ, जब भी किसी तार को हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन तो होता है, लेकिन क्या उसका आयतन बदल सकता है? बोलो, अगर हम किसी तार की लंबाई को परिवर्तित करें खींचकर या फिर उसको कंप्रेस करके, तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा? नहीं, आयतन तो वही रहेगा। तो आपको यहां वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, ठीक है। तो यहां आयतन का फॉर्मूला होगा पाई R की जगह R1 स्क्वायर, और लंबाई को L1 मैंने बोल दिया, इधर हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L2। तो यहां से क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 की जगह R हमने माना है तो R स्क्वायर, L1 की जगह L हो जाएगा। यहां R2 की जगह हमने R/2 माना है तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा L2। तो क्या होगा? आओ देखते हैं। ये हो जाएगा R स्क्वायर L, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4L2। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, और अगर आप यहां L2 की वैल्यू निकालेंगे तो L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू L। ठीक, करना क्या है अब आपको? यहां पर R2 अगर निकालना है, नया प्रतिरोध R2 बराबर रो L2 अपॉन क्या हो जाएगा? A की जगह हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। इसी को हमें सॉल्व करना है।
ठीक। और इधर हमने जो R1 इक्वल टू 2 ओम माना है, ये R1 किसके इक्वल होगा, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर के, ठीक है। और R1 की जगह हमने क्या माना है, R1 की जगह हमने माना है R, तो यहां हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहां वैल्यू को पुट करते हैं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो L2 की जगह हमारे पास क्या आया है, 4L आया है, क्या हो जाएगा 4L अपॉन पाई R2 की जगह हमने क्या माना है R/2, तो ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा 4 हम पहले लिख लेते हैं, मतलब 4 बाहर लिख लेते हैं, तो 4 रो L अपॉन पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16 रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये जो रो L अपॉन पाई R स्क्वायर आया है, यही तो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध है, जो कि कितना दिया है, 2 ओम दिया है, तो आप यहां से लिख सकते हो 16 गुणे 2, यानी R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 दूना 32 ओम। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करें, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं, और उस पार्ट में हम बचे हुए 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें परीक्षा के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट।